नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, आपने देखे भी। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड एनवायरनमेंट का कंबाइंड एक वीडियो है। 100 क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपना जो भी स्कोर है उसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कुछ एक धातुएं यानी कि मेटल जो सिर्फ एसिड यानी कि अम्लों से रिएक्ट करती हैं और उनमें से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं, उनको हटा के हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण करती हैं। आपको बताना कौन सा ऐसा इनमें से नहीं करता, कौन सा मेटल। आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड या जिंक, क्रोमियम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिंक और क्रोमियम ऐसा नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से मेटल्स या धातु जो हैं सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वो ऑक्साइड्स बनाते हैं और डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को। देखिए बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन वाला जो पार्ट होता है उसमें हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है बाहर एसिड रिएक्शन के दौरान, और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जो होता है, रिड्यूस मतलब क्या है, रेडॉक्स माने क्या है, रिड्यूस और ऑक्स। तो रिड्यूस में हाइड्रोजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना लेते हैं मेटल्स, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इनमें से नहीं करता ठीक है, डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो कौन सा इनमें से नहीं करता, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम या पोटेशियम, बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, इसमें से कोई सी भी इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और कॉपर यही सब करते हैं, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्टली आपको मैच करना है जो मेटल्स, धातु और उनके एस्क यानी कि ओर्स दे रखे हैं। तो लेड का आपका सिन्नाबार, टिन का आपका कैस्टेराइट, निकल का आपका गैलीना और मरकरी का आपका मेलेराइट। बताइए, इसको करेक्टली मैच करना था। तो करेक्टली मैच करेंगे तो इसमें से बी वाला जो है वो ठीक मैच है। जबकि अगर हम लेड की बात करें तो लेड का आपको गैलीना मिलेगा, लेड का आपको गैलीना मिलेगा। निकल का अगर हम देखें तो आपको मिलेराइट मिलेगा, और मरकरी का देखें तो सिन्नाबार मिलेगा, ठीक है। मरकरी का सिन्नाबार मिलेगा, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट करेक्टली यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको नाम दे रखे, दूसरी तरफ उनके केमिकल फार्मूलाज दे रखे। हाँ जी, बिल्कुल केमिकल फार्मूलाज ही आपको पता होने चाहिए। ये लोअर पीसीएस में भी पूछ लेता है और कभी कभार पीसीएस में भी पूछ लेता है। तो आपका सेडराइट है FeCO3, चिली सॉल्ट पीटर है, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, कॉपर ग्लास है CuS एंड फ्लोर स्पार है CaF2। तो नॉट करेक्टली इसमें से क्या मैच नहीं है, कॉपर ग्लास मैच नहीं है क्योंकि उसका Cu2S होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल दे रखा था इसलिए सी हो जाएगा। तो ऐसी ही सारी हमारी सीरीज चल रही है, हमारे आंसर राइटिंग की भी सीरीज चल रही है, UPPSC के लिए, UPSSC की भी सीरीज चली है, उत्तराखंड की भी PCS के लिए भी सीरीज चल रही है, BPSC की हम चला ही रहे हैं। इन सारी सीरीज का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, निर्माण में कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ नहीं होता, ग्लास के, ब्लीचिंग पाउडर के, सीमेंट के या पेंट के। तो अगर हम देखें तो पेंट के निर्माण में जो है कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। क्विक लाइम जो है सीमेंट वगैरह में यूज़ होता है। अगला देख लेते हैं कि कौन सा इनमें से जो एंटीसेप्टिक यानी कि रोगाणुरोधक और अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ नहीं होता। मतलब बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं उनको बनाने के लिए, तो कौन सा इनमें से नहीं होता, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इनमें से कौन सा नहीं होता। तो अगर हम देखें सोडियम कार्बोनेट इनमें यूज़ नहीं होता, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि इन दियों में से किसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से नहीं जानते हैं, नॉट नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, क्लोरीनेटेड लाइम या क्लोरीन पाउडर, आप बताइए। तो इन सभी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा इसका। अगला देख लेते हैं। सही मैच करना है, करेक्टली विकल्प आपको जो दिए मैच करना है। पूछ रहा है कि चिली सॉल्ट पीटर जो है सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं, सोडा एस जो है सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, ग्लोबर सॉल्ट जिसे हम सोडियम सल्फेट को कहते हैं, और हाइपो जो है सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। बताइए इसमें से सही कौन सा मैच है, सी वाला सही मैच है। ग्लोबल सॉल्ट जो है सोडियम सल्फेट को कहते हैं, जबकि
चिले सॉल्ट पीटर को हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, थायोसल्फेट नहीं कहते। सोडा ऐश को हम सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और हाइपो को हम सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। ठीक है, ये सब भी आपको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खा लीजिए, चबा लीजिए, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट बताना है कि आपको एक तरफ कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जो जिनके इन्वेंटर हैं या डिस्कवरर हैं उनके नाम आपको पहचानने। तो क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक नंबर दिया था मूजले ने, अनिश्चितता का नियम यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हेजनबर्ग ने, और पीएच स्केल किसने बनाया था, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने। बताइए इनकरेक्ट अगर हम इसमें से देखें तो कौन हो जाएगा, इनकरेक्ट इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि पीएच स्केल जो है सोरेन सोरेनसन ने बनाया था, सोरेन सोरेनसन इनका नाम था, उन्होंने ये पीएच स्केल बनाया था। जबकि क्वांटम थ्योरी क्या होती है, ये मैक्स प्लैंक ने दी थी। इसमें बेसिकली हम एटॉमिक और सब एटॉमिक यानी कि जो जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इन सब की बात करते हैं तो उसको हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, और इसी के बेसिस पे जो है क्वांटम कंप्यूटिंग भी है। चलिए मुझे बताइए कि इंडिया का क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिशन है वो उसका टारगेट क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जो हमारे पास मिशन है ना उसका टारगेट आपको मुझे बताना है, पहला क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट मैं समझा देता हूँ ये सारी चीज़ें। क्वांटम थ्योरी बेसिकली किससे डील करती है, एटॉमिक से। ठीक है, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल से ये डील करती है, और ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ऐसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो किसी भी अगर आप एलिमेंट का देखें तो एटॉमिक नंबर होता है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटी आपको मेजर करनी है तो जितनी एक्यूरेसी से आप एक क्वांटिटी मेजर करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी से आप दूसरी क्वांटिटी कभी मेजर नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर आपको पोजीशन एक्स की पता लगानी है, पोजीशन और एक मोमेंटम पता लगाना है, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी जो है, एक तो आपको एक्स की आपको एक तो पोजीशन पता लगानी है पी, और दूसरा मोमेंटम आपको पता लगाना है एम। तो अगर जितनी जितनी एक्यूरेसी से आपको पोजीशन पता होगी उतनी ही कम एक्यूरेसी से आपको मोमेंटम पता होगा। लेकिन अगर आपको मोमेंटम ज़्यादा एक्यूरेसी से पता है तो पोजीशन कम एक्यूरेसी से पता होगी, क्योंकि जो अगर हम देखें एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट और नाइट्रोसेल्यूलोज और टॉलिन जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं किस चीज़ के, किस चीज़ में यूज़ होते हैं, नेल पॉलिश, मॉइस्चराइजर, लिप बाम या शेविंग क्रीम। तो ये हालांकि नेल पॉलिश में यूज़ होते हैं, हालांकि बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ इसको लगाती हैं। लेकिन खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, लगाती तो ये हमारे समाज में काफ़ी सालों से चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है मरकरी सल्फाइड। यहाँ मरकरी सल्फाइड नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मरकरी क्लोराइड होगा। ठीक है, मरकरी क्लोराइड से संबंधित आपको कथन चुनना है और सही विकल्प चुनना है। तो वो डिसइंफेक्टेंट यानी कि कीटनाशक की तरह यूज़ होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो शल्य क्रिया के उपकरण होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए लकड़ी को, और लेदर को सड़ने से बचाने के लिए यूज़ होता है क्लोराइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये सभी के लिए यूज़ होता है, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एक तरफ आपको अलॉयज दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो किससे मिलके बने होते हैं वो बता रखा है। तो जो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज है वो टिन और लेड से, ब्रास यानी ब्रास जो है पीतल वो कॉपर और जिंक से यानी कि तांबा और जिंक से, गन मेटल जो है जिससे कि बंदूक बनती है वो कॉपर एंड टिन से, और टांका जो है शोल्डर जो बेसिकली जो टांका नहीं लगाते हैं, जैसे एक चिप हो गई उसमें आपका तार हट गया लेकिन आप बाद में जाके एक टांका लगवा लेते थे उसमें। ठीक है, तो कॉपर, टिन और जिंक। तो बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो ये बी वाला करेक्ट है जो कॉपर और जिंक से बनता है। जबकि अगर हम ब्रॉन्ज कांसे की बात करें तो ये आपका कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। गन मेटल अगर हम देखें तो कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें जिंक और ऐड करना पड़ता है। और जो शोल्डर है वो टिन और लेड से बनता है। ठीक है, तो ब्रास जो है यानी कि पीतल वो तांबे और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। पेड ग्रुप्स की जानकारी आप दिए हुए नंबर्स पे ले सकते हैं, ये हमारे नंबर्स हैं, सिर्फ इन्हीं पे कॉल करिएगा। जो भी आपको फीस की जानकारी चाहिए जो भी वो यहीं मिलेगी, कमेंट सेक्शन में हम लोग नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको कुछ एक धातु मेटल दे रखे हैं, दूसरी तरफ वही अलॉयज, और आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो जो रोल्ड गोल्ड होता है उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है। डच मेटल में आपका कॉपर एंड जिंक यानी कि तांबा और जस्ता यूज होता है। बेल मेटल में आपका तांबा और निकल यानी कि कॉपर और निकल। टंगस्टन में आपका टंगस्टन, आयरन, कार्बन, ये सब यूज होता है। टंगस्टन स्टील में माफ कीजिएगा, उसमें टंगस्टन, आयरन और कार्बन। तो इनकरेक्ट आपको बताना था कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये बेल मेटल जो है जिससे कि घंटियां बनती हैं उसमें कॉपर और निकल यूज नहीं होता, उसमें कॉपर और टिन यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से पूछ रहा है अलॉय, कौन सा अलॉय है जो हीटिंग कॉइल्स के लिए यूज आता है और कौन सा अलॉय है
जो एक्सल यानी कि धुरों के निर्माण के लिए उपयोग में आता है। जर्मन सिल्वर, क्रोम, वेनेडियम स्टील, ड्यूरालुमिन, क्रोम, वेनेडियम स्टील, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, ड्यूरालुमिन या नाइक्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। जर्मन सिल्वर हीटिंग कॉइल के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हीटिंग कॉइल क्या होती है, आपने गीजर देखा होगा, उसमें आप पानी भरते हैं, ठंडा और गर्म निकलता है, तो उसके अंदर हीटिंग कॉइल्स लगी होती हैं। या आपने सर्दियों में हीटर पे जब तापते हैं तो जो कॉइल होती है वो जर्मन सिल्वर की बनी होती है। और एक्सल क्या होते हैं, जैसे आपने रेलगाड़ी की पटरी देखी होंगी, ये रेलगाड़ी है, ये इसके पहिए है, तो इसके बीच की जो एक्सल होती है उसे हम एक्सल बोलते हैं। तो ये जर्मन सिल्वर और वेनेडियम स्टील से बने होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आयोडीन किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होता है। तो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, रीजेंट यानी कि अभिकर्मक, पेन किलर यानी कि दर्द निवारक, और टूथपेस्ट यानी कि जो अपन सुबह दंत मंजन करते हैं, तो वो टूथपेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको गैसेस दे रखे हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं हम इनको, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ उनका यूज़ बता रखा है। तो जो क्रिप्टन है वो साइन बोर्ड्स में यानी कि संकेत पटों में, जेनॉन है जो फ्लैश बल्ब में, आर्गन है जो फ्लोरोसेंट लैंप में, और नियॉन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में। आपको करेक्ट इसमें से चुनना था, तो कौन सा करेक्ट है? तो जीनॉन यानी कि बी जो है वो फ्लैश बल्ब में यूज़ होता है, इसलिए ये करेक्ट है। बाकी अगर हम क्रिप्टन की बात करें तो वो फ्लोरोसेंट लैंप्स में यूज़ होती है, आर्गन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है, और नियॉन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चमकती है, इसलिए साइन बोर्ड में यूज़ होती है। हरे, पीले, जो गुलाबी आप साइन बोर्ड देखें, कभी पहाड़गंज जाइएगा तो वहाँ पे आपको होटल्स के बाहर साइन बोर्ड्स लगे मिलेंगे, तो वहाँ पे वो जो गैस है वो नियॉन है। ठीक है, इंप्रेस भी कर सकते हैं किसी को साथ ले जाके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज़ होता है अगर अस्थि रोग हो यानी कि बोन डिसीज हो उसके लिए, और दूसरा कौन से रेडियो आइसोटोप का यूज़ होता है सड़ने से बचाने के लिए। किसको? अनाज, सब्जी और मछली को सड़ने से बचाने के लिए किसका यूज़ होता है? फॉस्फोरस 32, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 गामा रेज एंड सोडियम 24 गामा रेज। तो अगर हम देखें तो इसमें फॉस्फोरस 32 का यूज़ होता है बोन डिसीज के लिए, और गामा रेज का यूज़ होता है आपके सब्जियों को बचाने के लिए। देखिए रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं। रेडियो आइसोटोप मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो एक्टिविटी का नाम आपने सुना होगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो एक जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसकी चारों तरफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। लेकिन जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये एटम जो है अनस्टेबल हो जाता है। ये एटम अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने के बाद इसमें जितनी, जैसे अब एक बच्चा होता है ना, बच्चा एकदम एकदम सो के उठेगा एकदम, तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे ही ये एटम भी जो है इधर उधर भागेगा और इसमें से एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी निकलते समय जो उसका न्यूक्लियस है उसमें से रेज निकलती हैं। ठीक है, जैसे जो इसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब निकलती हैं जो कि थोड़ी खतरनाक भी होती हैं। चलिए मैंने ही बता दिया, मैरी क्यूरी जो है वो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की उन्होंने खोज करी थी, उस पर काम किया था। ठीक है, तो इसको रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी एटम का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूरेनियम का होगा या किसी का भी होगा, वो किसी का भी हो सकता है, फॉस्फोरस का भी हो सकता है, सोडियम का भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि ऑयल वेल और जो यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि चादरों की समान मोटाई जांचने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ होता है, इसमें से कौन से केमिकल का यूज़ होता है? यूरेनियम 230 एलिमेंट का, माफ़ कीजिएगा, यूरेनियम 235, अमेरिकियम 241, आयोडीन 131 या आर्सेनिक 74। आप बता दीजिए इसका किसका यूज़ होता है। तो इसमें आर्मेरिकम 241 का यूज़ होता है, इसलिए बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपको एल्कोहलिक पेय जो बेवरेजेस हैं जो नहीं पीने चाहिए हालांकि, लेकिन फिर भी मजाक मस्ती में कंट्रोल जब तक आपका किसी चीज़ पे रहता है तो वो होना चाहिए। लेकिन यही समस्या होती है कि आपको लगता है कि आपको कंट्रोल है लेकिन आप एडिक्टिव हो चुके होते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से अगर इनका आप यूज़ करते हैं, अगर आप लीगल ड्रिंकिंग एज से ऊपर के हैं और इनका यूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान से सावधानी से करिएगा। तो आपको गलत विकल्प चुनना है। तो ये एक तरफ एल्कोहलिक बेवरेजेस दे रखे हैं, दूसरी तरफ किससे बनते हैं? तो जो शैम्पेन है वो ग्रेप यानी कि अंगूर और राइस यानी कि चावल से बनती है। वाइन आपकी ग्रेप, एप्पल और बेरी यानी कि सेब, अंगूर और बेरी से बनती है। वोडका आपकी मेज़, व्हीट, राइस से बनती है। मक्का, गेहूँ और चावल। रम जो है वो आपके गन्ने से बनती है। आप बताइए। तो अगर हम देखें तो शैम्पेन इसमें से गलत है, क्योंकि वो राइस से नहीं बनती। मतलब इतनी महंगी शैम्पेन और चावल से आप बनाओगे ऐसा नहीं होता, वो ग्रेप से बनती है, और वो भी स्पेसिफिक क्वालिटी ग्रेड के इसमें जो है ग्रेप्स यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है इनकरेक्ट, आपको बताना है जो गलत है। तो जो मोमेंटम है यानी कि संवेग है वो न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यानी कि खगोलीय दूरी हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स वेबर से नापते हैं। उसके लुमिनस तीव्रता जो है, इंटेंसिटी, वो हम कैंडेला से मापते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इसमें से
कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए न्यूटन के मोमेंटम वाले लॉ के बारे में बता देता हूँ। P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, ये न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट यानी कि गलत, आपको पूछ रहा है कि क्या चीज़ नापते हैं और उसके लिए जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या है। तो जैसे समुद्र की गहराई डेप्थ के लिए जो ऐसा यूनिट है वो गॉस है, अल्ट्रासोनिक यानी कि पराध्वनिक गति के लिए मैक है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के लिए न्यूटन पर मीटर, और मैग्नेटिक तीव्रता के लिए टेस्ला है, या कोई भी नहीं। इनकरेक्ट आपको बताना है, तो इसमें से ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गॉस जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज़ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जांचने के लिए, मापने के लिए, और उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो गॉस होती है। अगला देख लेते हैं, गलत विकल्प इनकरेक्ट बताना आपको। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 को करते हैं। नेशनल प्रौद्योगिक दिवस 18 मई को करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी डे, विश्व दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई को करते हैं। बताइए इसमें से इनकरेक्ट। तो इसमें से सी वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 18 मई को नहीं करते हैं, ये 11 मई को करते हैं। ठीक है, नेशनल साइंस डे मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं नहीं बताता, अब मैं आपको बताता हूँ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो जो भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। आप मुझे बताएंगे नेशनल साइंस डे हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक पहले मैं पूछ चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो पेरिफेरल मैं पूछ रहा हूँ उनका आपको सही से आंसर खोज के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि आपके साथ दूसरे भी सीख सके, क्योंकि आप सब हम सब एक ही नाव में हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए चलेंगे तो जल्दी हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मुझे ढूंढ के बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायरलेस टेलीग्राफी को डेवलप किसने किया था, उसका विकास किसने किया था, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो एक्सरे के यूज से, उसके प्रयोग से क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसने खोजा था। ठीक है, आपको बताना है गुग्लियमो मार्कोनी, गैब्रियल लिपमैन, गुग्लियमो मार्कोनी, WH ब्रैग, मैक्स वॉन लुओ, गैब्रियल लिपमैन एंड मैक्स वॉन लुओ, WH ब्रैग। ये सब जर्मन और रशियन साइंटिस्ट हैं, तो काफ़ी खतरनाक नाम है इनके, खतरनाक इन्होंने काम किया। तो इनका जो आंसर हो जाएगा गुग्लियो मार्कोनी और जो WH ब्रैग है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। इसको रटना ही है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। अगला देख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। जो नील बोर है उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की यानी कि परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अर्नेस्टो लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन को बनाया था। डेनिस गबोर ने आपको हेलोग्राफी की डिस्कवरी करी थी। आप बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें से ई यानी कि उपरोक्त कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, नील बोर का जो मॉडल था, जैसे एटॉमिक जो एटम होता है उसके बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे एक तो वाटरमेलन मॉडल होता है कि आपको ये बोला जाता है कि जो एटम है वो एक तरीके का पॉजिटिव एरिया है, जिसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे बीज की तरह एम्बेडेड हैं। लेकिन नील बोर ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बोला था कि एक्चुअली जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह एकत्रित है, यानी कि न्यूक्लियस है यहाँ पे। बाद में उसको न्यूक्लियस बोला, लेकिन उन्होंने बेसिकली क्या किया था, एक पतली सोने की शीट ली थी और उसकी तरफ जो है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाया था। और जो डिफ्लेक्शन है, बिकॉज आपको पता है अगर चुंबक के पॉजिटिव और नॉर्थ को आप जुड़ाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर नॉर्थ और साउथ को जुड़ाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। तो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो जितना पार्टिकल उसके पास था उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और जितना उसके वो दूर था, यानी कि मान लीजिए यहाँ कहीं से आ रहा है तो वो कम डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसलिए उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया इससे कि एक पॉजिटिवली कॉन्सेंट्रेटेड एक सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये नील बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल हो गया। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। बेसिकली जो हम रिसर्च करते हैं, गॉड्स पार्टिकल और ये सब ढूंढते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो साइक्लोट्रॉनिक डिवाइस होता है। और हेलोग्राफी क्या होता है, जो आप हॉलोग्राम देखते हैं ना आजकल न्यूज़पेपर में, सुभाष चंद्र बोस का इंडिया गेट का हॉलोग्राम बड़ा फेमस है। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज़ की वेवलेंथ जो होती है, पूरा जो विश्व है वो वेव से ही मिलके बना है, तो वेवलेंथ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में उसको रिप्रोड्यूस कर लिया जाता है। कम्युनिकेशन साई-फाई मूवीज में आपने ये देखा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करेक्ट आपसे चुनना है, करेक्ट आपको बताना है। तो नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी भौतिक प्रयोगशाला आपको दिल्ली में मिलेगी। तकनीकी अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल रिसर्च उत्तर प्रदेश में, सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण विभाग उत्तराखंड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो माफ कीजिए, इसमें इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसका डी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम संस्थान है आपको महाराष्ट्र में नहीं उत्तराखंड में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो ब्रांच की यानी कि फिजिक्स की जो ब्रांच है यानी कि भौतिकी की जो शाखा है वो परंपरागत यानी कि क्लासिकल के अंदर नहीं आती है, और कौन सी मॉडर्न के अंदर नहीं आती है। तो क्वांटम फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, एकूस्टिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ऊष्मा एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा और
ऊष्म गतिका और एटॉमिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कॉस्मोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन या कोई भी नहीं? तो बताइए। तो इसमें जो क्लासिकल के अंदर नहीं आती है वो क्वांटम नहीं आती है, और जो मॉडर्न के अंदर नहीं आती है वो ऑप्टिक्स नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की। अगर हम 20वीं शताब्दी से पहले जब हम बात करेंगे, जब न्यूटन वगैरह थे, तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स होता था, और आपका हीट होता था, थर्मोडायनेमिक्स होता था, ऑप्टिक्स होता था, ये सारे जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है। और 20वीं सेंचुरी के बाद जब ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे काम होने लगा, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह आया, तो एटॉमिक, न्यूक्लियर और क्वांटम का जो एरिया है वो सारा मॉडर्न फिजिक्स में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी इनमें से स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि राशि आदित राशियों के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर नहीं आती है, और जो कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी के अंदर नहीं आती है? तो वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वर्क, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका ई हो जाएगा। इसमें से सभी ये है, आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि देखिए स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिसको सिर्फ मापें आप तो काम चल जाएगा आपका। अगर आप वॉल्यूम को मापें तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि वॉल्यूम राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ऐसी डेंसिटी का डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा, वर्क का भी नहीं बताना पड़ेगा, प्रेशर का भी नहीं बताना पड़ेगा। तो ये सारी ही स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपको सिंपल एग्जाम्पल में दूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब आप अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, लेट सपोज ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हम बोलेंगे डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो हुआ है वो ए से बी डायरेक्शन में हुआ है 100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन फिर सोचिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाके वापस यहीं आ जाते हैं, घर भी तो आना पड़ता है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस अभी भी अब आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट का देखेंगे तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि हायर प्रीफिक्स यानी कि जो उच्च पूर्वलग्नक है उनसे संबंधित जो सही विकल्प नहीं है वो बताना आपको। 1 मेगा 10⁻9 होता है, 1 गीगा 10⁻12 होता है, 1 टेरा 10⁻15 होता है, 1 एक्सा 10⁻18 होता है। बताइए इसमें। तो अगर हम देखें 1 एक्सा जो है 10⁻18 होता है, ये ठीक है। 1 मेगा की बात करें 10⁻6 होता है, 1 गीगा 10⁻9 होता है, और 1 टेरा की अगर हम बात करें 10⁻12 होता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एक तरफ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दे रखे, दूसरी तरफ वो क्या मापते हैं। तो स्पिग्नो नैनोमीटर जो है आपकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि तीव्रता ध्वनि की। उसके बाद फैदोमीटर जो है वो आपकी ब्लड प्रेशर मापता है। उसके बाद पायरो हीलियोमीटर आपकी सोलर रेडिएशन मापता है। फोनोमीटर आपकी डेप्थ मापता है यानी कि गहराई मापता है। आपको करेक्ट बताना है, तो इसमें से सी हो जाएगा। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पायरो हीलियो जहाँ भी आ गया वहाँ पे सोलर से रिलेट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि अगर हम स्पिग्नो नैनोमीटर की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर मापता है आपका। उसके बाद जो फैडोमीटर है वो आपकी ओशन डेप्थ मापता है, और जो फोनोमीटर है, नाम से पता लग रहा है फोनो मतलब साउंड से रिलेटेड है। तो ये भी आपको अगर रूट वर्ड्स पता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला देख लेते हैं। इसमें से गलत विकल्प इनकरेक्ट बताना। जो ओडोमीटर है वो जो डिस्टेंस चलता है वाहन वो मापता है। मोनोमीटर जो है आपका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई मापता है। ऑक्सैनोमीटर जो आपकी ग्रोथ ऑफ प्लांट यानी कि जो वृद्धि होती है पौधों में। लक्स मीटर जो है आपकी लाइट इंटेंसिटी को मापता है। तो बताइए। तो इसमें से बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ऊंचाई को मापता है वो ऑल्टीमीटर होता है ना कि मैनोमीटर, ठीक है। चलिए आप मुझे ढूंढ के बताइए मैनोमीटर क्या नापता है, आप मुझे बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वॉलनट, मेपल, ऐश और चेस्टनट ये जो पौधे मिलते हैं वो किस टाइप के जंगल में मिलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट बताना जहाँ पे ये मिलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, मध्य अशांशीय पर्णपाती वन यानी कि मिडिल लैटिट्यूड डेसिडियस, और सदाबहार यानी कि मिडिल लैटिट्यूड एवरग्रीन। कहाँ मिलते हैं ये आपको? तो ये आपको मिलते हैं मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है। ये जो अखरोट है, मेपल है, अगर आप देखेंगे थोड़ी सी ऊंची पहाड़ियों में, कश्मीर, जम्मू, हिमाचल जहाँ पे आप जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे जैसे आप अगर आप लद्दाख वदाख चले गए तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये आपसे पूछा है कि कहाँ पे आपको प्रेरीज के घास के मैदान मिलेंगे, स्टेपे कहाँ मिलेंगे और पंपास कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया आपको पहचानना है। तो अगर हम प्रेरीज की बात करें तो आपको उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, स्टेपेज की बात करें यूरेशिया में मिलेंगे, और अगर हम पंपास की बात करें साउथ अमेरिका में मिलेंगे। ये होते क्या हैं? ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये होते हैं, और टेम्परेट ग्रासलैंड्स
काफ़ी जगह पाए जाते हैं और अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन कहा जाता है, जबकि अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो इनको वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी आपसे यही पूछा है कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उनको कैंटरबरी कहाँ बोला जाता है, पुत्जा कहाँ बोला जाता है और कंपोज कहाँ बोला जाता है। तो आपको बताना है इनमें से न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और हंगरी में से चूज़ करना है। तो इनको कैंटरबरी न्यूजीलैंड में बोला जाता है और पुत्जा इनको हंगरी में बोला जाता है और जो कंपोज ग्रासलैंड से इनको ब्राज़ील में बोला जाता है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि मरीन इकोसिस्टम में यानी कि सागरीय पारितंत्र में कौन सा इनमें से नहीं आता। ओपन सी, बैरियर आइलैंड, तटरेखा और कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, कौन सा नहीं आता। तो कोई भी नहीं आता इनमें से, नन ऑफ दी अब सारे आते हैं, माफ कीजिएगा। तो मोर डू नॉट पूछा है। ठीक है, देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा होता है कि जब आप कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सोचते हैं, कोई क्या गलतियां कर सकते हैं, वो भी इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। तो नॉट कम पूछा है, तो ये सारे आते हैं, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि जो कोरल थ्रेड्स हैं, कोरल रीफ्स है, माफ कीजिएगा, ये जो शैवाल होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, उनके लिए जो कुछ एक थ्रेड्स है यानी कि खतरे हैं, तो कौन सा इनमें से नेचुरल नहीं है, और दूसरा में आपसे पूछ रहा है कौन सा मैनमेड थ्रेट नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इंक्रीज इन सेडिमेंट ये एक नेचुरल थ्रेट नहीं है, और ओशन एसिडिफिकेशन ये एक मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है बल्कि, और ये मैनमेड है। देखिए कोरल रीफ्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको कोरल पॉलिप्स, एक छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं, जिससे कि वो जो चट्टान नुमा आकृति होती है वो बनती है, और इसके अंदर एक एल्गे होता है जूज़ैंथिलिया। ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है, और साथ में ये कोरल पॉलिप्स को सपोर्ट करता है, और कोरल पॉलिप्स इनको रहने की जगह देते हैं। इस रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। जैसे हम इस वीडियो के थ्रू आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके, और चाहे तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ्स के लिए जो सब कुछ इंपॉर्टेंट वो होती हैं, तो एक तो पानी वार्म होना चाहिए, कोल्ड में कोरल रीफ्स नहीं कम पाए जाते हैं। उसके बाद पानी साफ होना चाहिए ताकि जो सूर्य है, सन की रोशनी है फोटोसिंथेसिस के लिए उनके पास तक पहुंचे, और वहाँ पे जो करंट्स है यानी कि वेव्स है वो नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से जो पानी है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। ये सब होता है। लेक्स आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से इनमें से सर्विसेज हैं जो रेगुलेशन मेंटेनेंस सर्विस जो ईस्चुरी है यानी कि ज्वारनदमुखी परितंत्र की जो विनियमन और रखरखाव की सेवा, इनमें से कौन सी नहीं। कोस्टल डेवलपमेंट यानी तटीय विकास, पोषक तत्व और गैसीय रचना का चक्रण यानी कि साइक्लिंग ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट, जलवायु विनियमन यानी क्लाइमेट रेगुलेशन और जल चक्र की स्थिरता, कौन सा इनमें से नहीं है। तो ये सारे ही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें से तटीय विकास इसका नहीं है। तटीय विकास इसका नहीं है। ये कोस्टल डेवलपमेंट जो है ये तो मैन मेड है, खुद ही करना पड़ता है हमको, बाकी ये तीनों चीज़ें ये कर देता है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो वेटलैंड है वो कौन सी इनलैंड कैटेगरी में कौन सी वेटलैंड नहीं आती है, और मैनमेड कैटेगरी में कौन सी वेटलैंड नहीं आती है, आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो लेक्स, पॉन्ड, डेल्टा, इरिगेटेड लैंड, ग्रीक्स, कैनाल्स, एक्वाकल्चर एंड फ्रेश वाटर स्प्रिंग। तो नेचुरल में कौन सी नहीं आएगी, वेटलैंड जो इनलैंड वाटर है, इनलैंड की वाटर, तो ये एक्वाकल्चर नहीं आएगा, ये मैनमेड होता है। और मैनमेड ये फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो है इनलैंड है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मरीन वेटलैंड में कौन सा इनमें से नहीं आता है। ठीक है, तो स्ट्रेट, मरीन, सबटाइडल एक्वाटिक बेड, समुद्री उपज्वार जलीय बेड, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट, एस्चुअरी, लगून, और उसके बाद मैंग्रोव और पेबल्स। तो ये सारे ही जो है मरीन वेटलैंड्स में आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा कोई भी मैन मेड नेचुरल जगह जहाँ पे वो या तो ओकेजनली ज़्यादातर समय के लिए या फिर हमेशा के लिए थ्रू आउट द ईयर पानी से घिरा हो, जहाँ पे जो डेप्थ है पानी की वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी एक क्राइटेरिया। तो ये आपकी ब्रैकिश भी हो सकती है, यानी नमकीन पानी की भी हो सकती है, फ्रेश वाटर की भी हो सकती है, और ये काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करती हैं, साथ में जो ग्राउंड वाटर रिसर्च है उसको भी सपोर्ट करती है। अच्छा बताइए इंडिया में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं। ठीक है, टोटल वेटलैंड्स आपको बताने हैं इंडिया में कितने हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो परसेंटेज है वो हमें बताना है कि किसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम आर्द्र भूमि के वितरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है। अंतस्थलीय आर्द्र भूमि इंडलैंड वेटलैंड की जो मानव निर्मित है मैनमेड है, अंतस्थलीय आर्द्र भूमि नेचुरल, तटीय आर्द्र भूमि मैनमेड, और तटीय कोस्टल वेटलैंड नेचुरल, आपको बताना है। तो अगर हम देखें इनलैंड वेटलैंड्स की जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा है ये 43 है। वैसे भी अगर आप देखेंगे इनलैंड और कोस्टल दो तरह की होती है, तो इनलैंड की आपको ज़्यादा मिलेगी कोस्टल से हमेशा। ठीक है, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सी गैस जो है सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होती है
हवा में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन। तो अगर हम दिए हुए ऑप्शंस की बात करें, इनमें से बात करें तो सबसे कम आपको हीलियम मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो आपका जो जिनॉन होती है वो सबसे कम मात्रा में आपको मिलती है पूरी हवा में। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिलती है, लार्जेस्ट जो परसेंटेज है वो किसका होता है एयर में, वो आपको बताना। अगला देख लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी जो क्रॉप है यानी कि कौन सी जो फसल है वो नहीं होने देती है। और दूसरा जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो क्या एक सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है। तो पी यानी कि मटर, धान, ग्राम, बीन कौन सा नहीं होने देता है, तो ये होने तो पैडी नहीं देता है। चावल की जो खेती होती है वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे हमें काफ़ी सारे उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है। और लेकिन ये जो बॉम्बे नेचुरलिस्टिक सोसाइटी एक एनजीओ है, ठीक है, तो पैडी और नो इसका आंसर होना चाहिए, तो इसलिए इसमें से नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जो कौन सी संस्थान है, कौन सा संगठन है जो जिसका जो काम है वो एनवायरमेंटल और एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऊर्जा संरक्षण और धारणीय विकास या सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो वो कौन सा है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पशु कल्याण बोर्ड। तो ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। चलिए बताइए, जो इसको हम टेरी भी बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाता है, एक बहुत अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लेवल की कंडक्ट कराता है। उसका नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है, नेम आपको ढूंढ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है अफॉरेस्टेशन यानी कि वाणीकरण, वृक्षारोपण, प्लांटेशन और पारिस्थितिकी विकास यानी कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट करवाता है हमारी कंट्री में। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, नेशनल अफॉरेस्टेशन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, भारतीय वन्यजीवी ट्रस्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, ठीक है। तो आपको बताना है, तो ये नेशनल फॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है जो ये काम हमारे यहाँ करवाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 1992 में कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है इसमें से डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है वो कौन सा संगठन निकालता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली या फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। कौन सा इसमें से निकालता है, तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट निकालता है। ये एक तरीके का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एडवोकेसी ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ों को पढ़ के और पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करता है, सिविल सोसाइटी का ये पार्ट है, ठीक है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सालिम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है यानी कि सेंटर फॉर ऑर्थिनोलॉजी, अब ये ध्यान रखिए पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑर्थिनोलॉजी। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद किया कीजिए, पेरिफेरल नॉलेज लिया कीजिए। अगला देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, इसका वर्ष आपको बताना है, 91, 68, 90, 59 कब हुआ था। तो ये जो सालिम अली है 1990 में बनाया गया था, और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया है उसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला देख लेते हैं, साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, केरल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, और साइलेंट वैली मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था। तो कोझिकोड, पलक्कड़, वायनाड, कोट्टयम। तो ये पलक्कड़ में हुआ था, इतना भी अगर आपको पता होता तो आप ये निकाल ले जाते, लेकिन अगर क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है केरला में, आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जो आपके फॉरेस्ट हैं, वन है, वो आपको मिलेंगे, उनको बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसको साइलेंट वैली क्यों बोलते हैं, इस जगह का नाम साइलेंट वैली क्यों है, क्योंकि जनरली जिस जगह जो ये जिस जोग्राफिकल एरिया और जो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे है और जो वनस्पति यहाँ पे मिलती है, वहाँ पे एक कीड़ा होता है जिसको हम नॉर्मल भाषा में तीतर बोलते हैं, जो रात में आवाज़ करता है टटर की। तो इस वैली में वो मतलब सरप्राइजिंगली इस वैली में वो कीड़ा नहीं मिलता, इसलिए वो साइलेंट रहती है वैली बिल्कुल, इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यानी कि जैविक खेती और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम क्या है और उसका वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपकू अपीको या नवधन्य आंदोलन 1986। तो इसका वैसे तो ये मूवमेंट नवधन्य आंदोलन है, लेकिन इसको चलाया कब गया था, 1987 में, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा है कि जो फर्स्ट मूवमेंट है इनमें से यानी कि सबसे पहली कौन सी मूवमेंट इनमें से चलाई गई थी, अपीको, नर्मदा बचाओ, चिपकू या बिश्नोई। आपको बताना है इनमें से कौन सी चलाई गई थी। तो सबसे पहले बिश्नोई मूवमेंट चलाई गई थी, राजस्थान में चलाई गई थी ये 1731 में। चिपकी मूवमेंट हुई थी 1973 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में, और अपीको मूवमेंट हुआ था 1973 में। ये सारे ही एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के मूवमेंट्स हैं। अगला देख लेते हैं, सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन यानी कि एशिया वल्चर को उनके
विलोपन से बचाने के लिए प्रोग्राम कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था, और जो क्रोकोडाइल है यानी कि मगरमच्छ के संरक्षण के लिए परियोजना कौन से वर्ष में स्टार्ट की गई थी, तो ये 2011 और 1975 इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत विकल्प चुनना है आपको। एक तरफ पक्षी विहार वन विहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ कहाँ पे वो है, तो घाना पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में, रंगनाथिट्टू आपको उडुपी कर्नाटका में मिलेगी, वेदा थंगल पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी कांचीपुरम तमिलनाडु में, और नीलपट्टू बर्ड सेंचुरी नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। बताइए, तो नॉट करेक्ट इसमें से बी हो जाएगा। रंगनाथिट्टू आपको ये आपको उडुपी में नहीं मिलेगी, मांड्या नाम की जगह है कर्नाटक में, वहां आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्टली सही विकल्प चुनना है आपको। फिर पक्षी विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी तरफ उनकी जगह दे रखे हैं, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार आपको करनाल हरियाणा में, कौंडिया पक्षी विहार आपको कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, चिलिका है वो आपको कटक उड़ीसा में, कुमारकॉम पक्षी है इसमें कोट्टयम में। तो इसमें आपको पहले करेक्ट बताना था, ये ध्यान रखेंगे, ऊपर इनकरेक्ट पूछा था, तो इसमें से कुमारकॉम जो है वो कोट्टयम में मिलेगा। जबकि चिलिका की बात करें तो ये पुरी के आसपास मिलेगी। उसके बाद कौंडिन्या है जो ये आपको चित्तूर में मिलेगी, कुरनूल में नहीं मिलेगी, और जो सुल्तानपुर है ये आपको गुरुग्राम में मिलेगी, ना कि करनाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि राइनो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, और राइनो विजन इंडियन राइनो विजन 2020 कार्यक्रम कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था, तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, जबकि इंडियन विजन 2020 है 2005 में स्टार्ट किया गया था। आपको मुझे बताना है इंडियन विजन 2020 में कितने राइनोस को कितने राइनोस को प्रोटेक्ट करने का हमने टारगेट रखा था। अगला आपसे पूछ रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, यानी कि वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम, उसमें कितने शेड्यूल यानी कि अनुसूचियां हैं, और पिचर प्लांट रेड वंदा प्लांट कौन से शेड्यूल में आता है, तो आपको बताना है 6, 5 कितनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल 6 है, और ये जो रेड वंदा और ये सब है वो 6 शेड्यूल में ही आता है। देखिए बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो शेड्यूल 1 है आपका, वो आपको एंडेंजर्ड स्पीशी जो विलोपन के कगार पे हैं उनको बताता है और उनके लिए उनके संरक्षण के लिए चीज़ें करता है। शेड्यूल 2 जो है वो थोड़े कम जो खतरे में है उनके बारे में बताता है, लेकिन उनका भी जो ट्रेडिंग वगैरह है वो बिल्कुल बैन हो रखा है। जो शेड्यूल 3 है वो शेड्यूल 3 और जो 4 है वो उन जानवरों के बारे में बताता है जो अभी खतरे में तो नहीं है, लेकिन अगर उनकी हंटिंग करेंगे तो वो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हंटिंग को प्रिवेंट करता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 5 जो है 3 और 4 दोनों, शेड्यूल 5 जो है वर्मिन, जैसे कि वो जीव जो कि ह्यूमन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बंदर हो गए, नीलगाय हो गए, चमगादड़ हो गए, ये क्योंकि नुकसान पहुंचाते हैं तो जो चीफ स्टेट वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उनकी सहमति से इनका शिकार किया जा सकता है। जैसे उत्तराखंड में बंदरों का शिकार किया जाता है। ठीक है, और जो शेड्यूल 6 है वो प्लांट्स के बारे में बताता है कि कुछ प्लांट्स को आप उनकी खेती नहीं कर सकते। जैसे अगर हम वीड की बात करें यानी कि marijuana की बात करें, उसकी खेती लीगली अलाउड नहीं है। ऐसी जो पिचर प्लांट है, रेड वंदा प्लांट है, इनकी भी खेती लीगली अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एलिफेंट कॉरिडोर कितने हैं भारत में, हाथी गलियारे, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से वर्ष में स्टार्ट किया गया था। टोटल 88 हमारे पास है और 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक देखिए नेशनल एलिफेंट कॉरिडोर प्रोग्राम है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिफेंट क्योंकि बड़ा जानवर होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन बीच में हमारे शहर और रोड्स और रेलवे लाइन्स आ जाती हैं, जिससे कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने काफ़ी सारे निर्देश निकाले हैं। चलिए मुझे बताइए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन से साल में स्थापित किया गया था, यानी कि उसका ईयर आपको बताना है। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे कम कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दियो में से, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर या फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN सरल भाषा में, उसका जो है मुख्यालय कहाँ है, और जो ग्रीन पीस है उसका मुख्यालय आपको बताना है, ग्रीन पीस की स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है। तो ग्लैंड, जिनेवा, एम्स्टरडेम, और ये आपको आप ऑप्शन में से देख के बताइए। तो इसमें से नन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो IUCN है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड में, और जो ग्रीन पीस है उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा एम्स्टरडेम में, और उसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि UNEP जो है यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका मुख्यालय कहाँ पे है वो आपको बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी वो आपको बताना है, और जो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना यानी कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी में मिलेगा। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, और 1976 में इस जो नेटवर्क है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है सबसे पहले इन दियो में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर यानी कि उष्ण कटिबंधीय काष्ठ संगठन, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, और वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन यानी कि कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। तो अगर हम देखें सबसे पहले ये की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1986 में इसको किया था, जबकि पैनल का गठन 88 में हुआ था,
फोरम का गठन 2000 में हुआ था और वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के खिलाफ 2005 में ये बनाई गई थी। अगला देख लेते हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उनके हेडक्वार्टर्स को बताना है कि कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आपको कैम्ब्रिज में मिलेगा, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ब्रसल्स में, वेटलैंड इंटरनेशनल आपको वेगेनन में, और उसके बाद वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्लैंड में मिलेगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये ब्रसल्स में नहीं, वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से याद करने वाले, इन्फॉर्मेशन हैवी तो हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट, एक तरफ आपको वनस्पतियों के नाम दे रखे, दूसरी तरफ उनको होने वाली बीमारी। तो चुकंदर यानी कि बीट रूट में आपको ट्विस्टेड एपेक्स यानी कि ऐंठा हुआ शिरोभाग मिलेगा। भिंडी में आपको येलो वेन मोजाइक, पीली नाड़ी मोजाइक मिलेगा। गन्ने में आपको ग्रास शूट डिसीज यानी कि तृष्ण समान प्ररोह मिलेगा। तिल में आपको सेसमम में आपको ट्विस्टेड लीफ यानी कि पत्तियों में ऐठन देखने को मिलेगी। तो ये इसका डी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेसमम में आपको फाइलोडी नाम की डिसीज मिलेगी, ट्विस्टेड लीफ डिसीज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट आपको बताना है। एक तरफ आपको टेक्नोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, दूसरी तरफ किसने उनको दिया था। तो जो अनुवांशिकी है जेनेटिक्स से टीएच मॉर्गन ने, आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल ने, यूजेनिक्स फ्रांसिस गैल्टन ने, आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी कार्ल लिनेसिस ने। आपको बताना है। तो इसमें से इनकरेक्ट अगर हम देखें तो ये सभी जो है, माफ़ कीजिएगा, जो जेनेटिक्स है वो आपका दिया था ग्रेगर जॉन मंडल ने, और मॉडर्न जेनेटिक्स आपका टीएच मॉर्गन ने दिया था। तो ये इंटरचेंज कर रखे हैं, बाकी ये दोनों ठीक है, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, ई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यूजेनिक्स क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वनस्पतियों में हम उच्च कोटि की यानी कि हायर ग्रेड की क्रॉप्स बनाने के लिए उनकी इंटरब्रीडिंग कराते हैं, सिलेक्टिव इंटरब्रीडिंग कराते हैं, ऐसे ही मनुष्य में भी होता है। अगर आपको ज़्यादा लंबे मनुष्य प्रोड्यूस करना है तो आप सिर्फ उन मनुष्यों की इंसानों की मेटिंग करवाइए जिनकी खुद की हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 तरीके के ट्रेट होते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है और एक सप्रेसिव ट्रेट होता है। तो जिनमें डोमिनेंट ट्रेट हाइट का है उनकी अगर आप मीटिंग कराएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सारी पॉपुलेशन जो है वो सारी ही लंबी होगी, छोटा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूजेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो लिविंग या मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स हैं, सक्रिय कोशिकाएं तथा उनकी जो खोजों से संबंधित आपको डिस्कवरीज के बारे में बताना है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी खोज कीथ पॉटर ने करी थी, गोल्गी बॉडी की कैमिलो गोल्गी ने, अंत परद्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जॉर्ज ई पैलाड ने, और राइबोसोम की करी थी रूडोल्फ वॉन कोलिकर ने। बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो बी इसमें ठीक है, वरना अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसको रूडोल्फ वॉन कोलिकर ने खोजा था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम की बात करें तो इसको कीथ पॉटर ने खोजा था, और राइबोसोम की बात करें तो इसको जॉर्ज ई पैलाड ने खोजा था। अगला देख लेते हैं, जो ट्रेचॉइड्स होते हैं यानी कि, तो इसमें ट्रेचॉइड्स के बारे में पूछा कि ट्रेचॉइड्स किसका भाग होता है, और जो रेजिन ग्लैंड्स होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स होते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल आपको बताना है, जाइलम एक्सटर्नल, फ्लोएम इंटरनल, जाइलम इंटरनल या फ्लोएम एक्सटर्नल आपको बताना है। तो ये फ्लोएम का पार्ट होता है ट्रेचॉइड्स। बेसिकली करता क्या है, ये एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, और दूसरा जो पानी की मूवमेंट है उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो जो फ्लोएम जो है, फ्लोएम पानी पी से होता है और फ्लोएम पी से है, इसलिए आपको याद हो सकता है, और जाइलम जो है फूड को। तो फ्लोएम जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि जाइलम जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो लीव्स होती हैं एक प्लांट की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें नॉट करेक्टली गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको फाइलम दे रखे हैं, देखिए फाइलम क्या होता है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ फाइलम और दूसरी तरफ एल्गे। तो जो क्राइसोफाइटा है वो ग्रीन एल्गे, हरी शैवाल जो है, उसके बाद प्रायरोफाइटा जो है गोल्डन ब्राउन इनके सुनहरी भूरी शैवाल, रोडोफाइटा है रेड एल्गे लाल शैवाल, और फेओफाइटा है वो ब्राउन एल्गे। आपको नॉट करेक्टली मैच बताना है। तो इसमें से ये पहला वाला नॉट करेक्टली मैच है, क्यों? क्योंकि ये क्रायोफाइटा नहीं है, क्लोरोफाइटा जो है वो फाइलम है ग्रीन एल्गे का। फाइलम क्या होता है, बेसिकली जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो पहले हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद एक सब कैटेगरी आती है फाइलम, और उसके बाद एक सब कैटेगरी आती है क्लास। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं। तो फाइलम एक कैटेगरी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है फैमिलीज और देयर प्लांट के बारे में। आपको सही जो विकल्प है करेक्ट वाला आपको चुनना है। तो जो कंपोजिटी होती है वो उसमें दहलिया और मैरीगोल्ड आते हैं, रूटेसी में आपको स्ट्रॉबेरी और आमंड्स मिलेंगे, रोजेसी में आपको टोमेटो और ब्रिंजल मिलेंगे, और सोलेनेसी में आपको मौसमी और लेमन मिलेंगे। आपको सही विकल्प चुनना था, तो इसमें से पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी और आलमंड है वो रोजेसी में आते हैं, टोमेटो और ब्रिंजल सोलेनेसी में आते हैं, और मौसमी और लेमन आपका रूटेसी में आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा है फ्लावर का, कौन सा नहीं है, माफ़ कीजिएगा नहीं है पूछा है, सहायक अंग कौन सा नहीं है,
और एसेंशियल अंग कौन सा नहीं है वो आपको पूछा है किसी भी फ्लावर का। तो कुछ एक एक्सेसरी होती हैं, एक्सेसरी क्या होते हैं बेसिकली जो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होती, उनके बिना भी आप काम चला सकते हैं। सोने की चेन है वो एक एक्सेसरी है, उसके बिना भी चल सकता है, लेकिन अगर आपके फेफड़े ना हो आपके पास तो आप सांस नहीं ले सकते, लंग्स ना हो तो इस तरीके का डिफ्रेंसिएशन है। तो आपको बताना है कौन सा है इनमें से। तो अगर हम देखें इसका आंसर डी हो जाएगा, एंड्रोसियम एंड पेटल्स। तो जो एक्सेसरी वाला नहीं है वो एंड्रोसियम नहीं है, और जो एसेंशियल वाला नहीं है वो पेटल नहीं है। पेटल के बिना भी फूल का काम चलता है। नेक्स्ट आपसे जो रोग हैं वो पूछे हैं और किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं, इनकरेक्ट आपको बताना है। तो नींबू में अगर हम येलो स्पॉट डिसऑर्डर देखते हैं तो मॉलिब्डेनम की कमी से, अमरूद में अगर हम ब्रॉन्जिंग देखते हैं पोटेशियम की कमी से, फूल गोभी में हम नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग देखते हैं, और फूल गोभी में हम ब्राउनिंग देखते हैं बोरॉन की वजह से। आप बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट देखेंगे बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमरूद में ब्रॉन्जिंग होती है वो जिंक की वजह से, जिंक की कमी की वजह से होती है रादर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि कीमोसिंथेटिक इनमें से कौन सा नहीं है। तो आयरन जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नीले हरे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गे। तो देखिए केमोसिंथेटिक होता है एक तो, और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। नाम से पता लग रहा है कि फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सूर्य की जो प्रकाश होता है उससे हमारा अपना खाना बनाते हैं, लेकिन कीमोसिंथेटिक जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना खाना बनाते हैं। समुद्र की गहराइयों में जहाँ पे सूर्य की रोशनी, सन की जो लाइट है वो नहीं पहुँचती, वहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि कौन सी लकड़ी इसमें से डब्बे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, बॉक्सेस बनाने के लिए, और कौन सी क्रिकेट बैट के लिए की जाती है। तो ये ब्लैक साइरिस और विलो है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही इसमें से आपको मैच करना है, आपको बताना है कि जेलीफिश जो है एंथ्रोपोडा है, क्रेफिश जो है मोलस्का है, डेविड फिश जो है आपकी सिलेंट्रेटा है, और स्टारफिश जो आपकी है इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, एकिनोडर्मेटा है, माफ कीजिएगा, एकिनोडर्मेटा करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। तो इसमें से डी जो है स्टारफिश वो एकिनोडर्मेटा ही है। जबकि अगर हम जेलीफिश की बात करें तो वो आपको कोलेंटेराटा मिलेगी, क्रेफिश की बात करें एंथ्रोपोडा मिलेगी, और डेविल फिश की अगर हम बात करें तो म्यूलस्का मिलेगी। बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। एंथ्रोपॉड्स की अगर मैं बात करूं तो एंथ्रोपॉड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, दो तरीके ऑर्गेनिज्म होते हैं। वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे इंसान हो गया या बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इनवर्टिब्रेट वो जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कॉकरोच हो गया, केंचुआ हो गया, ये इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सब क्लासिफिकेशंस के ये नाम है। अगला देख लेते हैं, जो कार्टिलेज होती है यानी कि उपास्थि निम्र होती है, वो किस प्रोटीन से बनी होती है, और कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन सा सॉल्ट या अम्ल जो है, लवण माफ कीजिए, कौन सा लवण जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए आवश्यक है। ओसिन, कैल्शियम, कॉन्ड्रिन, मैग्नीशियम, ओसिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कॉन्ड्रिन, बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो ओसिन जो है वो कार्टिलेज बनाता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम की गोलियां दी जाती हैं जब आपकी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, और कौन सा इसमें से अनसैचुरेट का एग्जाम्पल नहीं है। पूछा है आपसे लॉरिक, ओलिक, माइरिस्टिक, लिनोइक, पैल्मिटिक, लिनोलेनिक सॉरी, उसके बाद पाल्मिटोलिक और स्टेरिक, बताइए इसमें से। तो अगर हम देखें तो इसमें से जो पाल्मिटोलिक है वो सैचुरेटेड का नहीं है, और जो स्टेरिक एसिड है वो अनसैचुरेटेड का नहीं है। देखिए सैचुरेटेड वो होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन में जो कंपाउंड होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जितने इसमें हाइड्रोजन लगने हो उतने ही हाइड्रोजन लगते हैं। अनसैचुरेटेड में अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आपके मिलते हैं, और जितने कार्बन, मान लीजिए 10 अगर इसमें हाइड्रोजन लगने हैं दो कार्बनों में, तो यहाँ पे आपको 10 नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा हो जाता है डबल बॉन्ड से। बेसिकली क्या होता है कि जब आप CH4 लिखते हैं, मान लीजिए मीथेन आपने लिखा, तो इसमें क्या है कि एक कार्बन है और 4 इसमें हाइड्रोजन के एटम लगे हैं, तो एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। और ऐसे ही अगर हम ईथेन की बात करेंगे, C2, एक ये हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो इसलिए हम C2H6 इसको लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हाइड्रोजन नहीं है और ये 2 बॉन्ड हटा के हमने एक बॉन्ड इसमें कर दिया, तो यहाँ पे जो होने चाहिए थे 6, अब वो कितने हो गए, 4। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ आपको मतलब इसमें सही विकल्प चुनना है, एक तरफ आपको बता रखा है प्रोटीन्स के बारे में और उसके केमिकल्स के बारे में आपको बता रखा है। तो जो संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो एक्टिन और मायोसिन होते हैं। उसके बाद मोबिलिटी यानी कि गतिशील वाले जो होते हैं वो लिम्फोसाइट और इंटरफेरॉन होते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन वाले हीमोग्लोबिन और सीरम होते हैं। उसके बाद डिफेंस वाले रक्षात्मक जो होते हैं इलास्टिक और कोलेजन होते हैं। करेक्ट आपको पहचानना था, तो इसमें से सी वाला जो है वो करेक्ट है। जबकि अगर हम बात करें मोबिलिटी वाले आपको ये एक्टिन और मायोसिन मिलेंगे, डिफेंस वाले आपको लिम्फोसाइट और इंटरफेरॉन मिलेंगे,
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे इनकरेक्ट पूछा है, B1 को थाइमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन, B5 को नियासिन और B5 को पैंथोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें से B5 ये गलत है, B5 को आपको पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक और थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे B5 नहीं है, यहाँ पे B3 होगा। ठीक है, ये B3 है। ठीक है, ये सी हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इनकरेक्ट आपको मिलाना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉट करेक्टली, गलत विकल्प आपको चुनना है कि जो एटेरोकिनेस होता है वो क्या करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इरेप्सिन जो होता है वो पॉलीपेटाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। आर्जिनेस जो होता है वो आर्जिनाइन अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज जो होता है वो आपके फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो आपको नॉट करेक्टली मैच बताना था, तो ये वाला नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा, बिकॉज ये आपका क्या करता है, इनएक्टिव ट्राइप्सिनोजन जो होते हैं उनको एक्टिव ट्राइप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि हिप में यानी कि आपके कूल्हे में कौन सा जोड़ होता है और साथ में जो मेटाकार्पल्स और कार्पल्स होते हैं। मेटाकार्पल्स क्या, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, ये आपकी उंगलियां हैं, उसके बाद ये आपकी ये वाला जो पार्ट है और उसके बाद ये आपका ये आपकी कलाई हो गई। तो यहाँ पे जो हड्डियां होती हैं उनको हम कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा जॉइंट होता है कार्पल्स में। तो अगर हम देखें तो कूल्हे में आपको बॉल वाला जॉइंट मिलेगा, तभी आप उठते बैठ पाते हैं, वो घूमेगा इस तरीके से तभी आप बैठ पाएंगे, जबकि मेटाकार्पल और कार्पल में आपको सॉकेट और सैडल जॉइंट मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो परिसंचारण तंत्र होता है वो इन्वर्टिब्रेट्स में यानी कि अकशेरुकी जंतुओं में कौन सा मिलता है, ओपन वाला, क्लोज मिलता है, क्लोज या डबल मिलता है, ओपन या डबल मिलता है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। आप मुझे बताएंगे ह्यूमंस में कौन सा मिलता है, इंसानों में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देख लेते हैं, इसमें से प्रोसेंसेफेलॉन का कौन सा पार्ट नहीं है, यानी कि अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है और पीछे वाले मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। तो सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल और सेरिब्रम मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको बताना है। तो आगे वाले का पार्ट कौन सा नहीं है, सेरिबेलम नहीं है क्योंकि ये पीछे वाले का पार्ट है, और सेरिब्रल पेंडिकल जो नहीं है वो पीछे वाले का नहीं है, वो आगे वाले का पार्ट है। ठीक है, आप मुझे बताइए जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, उसका फंक्शन आपको बताना है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नर्वस सिस्टम आपकी जो दिल की धड़कना होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, स्टमक्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने के जो आपके ग्रंथियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है। और दूसरा कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का आपकी भूख, ताप और वाटर यानी कि हंगर, टेम्परेचर, वाटर को कंट्रोल करता है, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपके हार्ट, ऑटोनोमस क्यों है, ये ध्यान से देखेंगे तो हार्ट रेट आपकी सोते हैं तब भी चलती है, ब्लड वेसल्स में जो फ्लो होता है ब्लड का वो तब भी चलता है, तो इसलिए ऑटोनोमस वाला करता है इसको। और ये जो हंगर, टेम्परेचर और वाटर, ये हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है वो करता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्थापना और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना के वर्ष आपको पहचानने हैं, 74, 75, 61, 62। तो ये 1974 और 1961 है, एक हो जाएगा। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था, और उसका उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना है। कितने सालों में आपको ये फीट अचीव करनी है वो आपको बताना है। तो 2014 में लॉन्च किया गया था, 10 सालों में ये फीट हमें अचीव करनी है। ये बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो खुद 2008 में लॉन्च किया गया था उसी का पार्ट है। इसके अंदर टोटल 8 सब मिशन है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नेशनल वाटर मिशन को अप्रूव कब किया गया था, और साथ में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो नेशनल मिशन है वो कब आया था, कौन से वर्ष में आया था। तो ये 2011 में आया था, और जो एग्रीकल्चर वाला है वो 2008 में ही आ गया था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब जहाँ पे हम बहुत सारा केमिकल यूज़ ना करें, लंबे समय के लिए जो सस्टेनेबल है उसको हम यूज़ करें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है UNFCCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र की फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी और कब हुई थी, दोनों चीज़ आपको बतानी है। तो ये बर्लिन में हुई थी 1985 में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके साथ जो UNFCCC है इसके साथ इसके 2 सिस्टर कन्वेंशन भी हैं। कौन कौन से, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैक्टिंग डेजर्टिफिकेशन। आपको मुझे बताना है कि ये जो तीनों कन्वेंशंस हैं ये कब साइन किए गए थे, कौन से वर्ष में साइन किए गए थे, ये आप मुझे ढूंढ करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो COP16 हुई थी वो कहाँ हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। COP16 तो ये
कांसन में हुई थी पहली बात तो, ठीक है, और ये 2010 में हुई थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, ई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए UNFCCC जो है उसके अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। इस कन्वेंशन की कुछ पार्टीज हैं वो हर वर्ष मिलती हैं किसी न किसी जगह पे, उसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, और कुछ एक वहाँ पे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, कुछ एक चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो ये जो 16वीं कॉन्फ्रेंस थी वो कांसन में हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 का है उसमेमें जो पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक है 2020 का, उसमें भारत की रैंक कितनी है 180 में से। तो हमारी रैंक भाई खराब है, 168वीं रैंक है हमारी। इसको निकालता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें येल यूनिवर्सिटी होती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी होती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें तीनों ये मिलके इसको निकालते हैं। ये बाइनियल है, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार आता है। पिछला वाला 2018 में आया था जहाँ पे हमारी रैंक कितनी थी 177। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसको भी मनाया गया था 5 जून को, उसकी थीम आपको बतानी है कौन सी थी। तो इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रिजुवनेट एंड रीस्टोर, ठीक है, माफ कीजिएगा, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी थीम थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो 5 जून को स्थापित किया गया था जिसकी याद में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, वो आप मुझे ढूंढ के बताएंगे ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें, जितना वीडियो आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिले तभी फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणवादी यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट और गांधीवादी गांधीयन थे, वो रिसेंटली उनका देहांत हो गया। वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, अपीको से, मैती से, नर्मदा से या जंगल बचाओ से। तो ये इनमें से किसी से नहीं जुड़े हुए थे, ये चिपकू आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको गिराया जा रहा था इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट में, 1970 के दशक की ये बात है। तो उनके खिलाफ इन्होंने चिपकू आंदोलन किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, तो कौन सी सरकार ने, कौन से प्रदेश की सरकार ने दिया है, उस प्रदेश का, उस राज्य का वो कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको बताना है। तो ये काम जो है असम ने किया और असम का ये 7वां नेशनल पार्क है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे असम का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। चलिए छोड़िए, आप मुझे बताइए यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। आपको बताना है यूपी में कितने नेशनल पार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, उसको ऑफिशियली लॉन्च किया है कौन से वर्ष से, मतलब ये डेकेड है यानी कि 10 साल का पीरियड है, वो कौन सा पीरियड आपको पहचानना है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर आधारित जो संयुक्त राष्ट्र संगठन का दशक शुरू हुआ है उसका आपको पीरियड बताना है। तो 21 से 30, 22 से 31, 25 से 34, तो ये 21 से 30 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो एंडेमिक ट्री है यानी कि स्थानीय वृक्ष है वो कौन सा ट्री ईस्टर्न हिमालय का एंडेमिक नहीं है, स्थानीय नहीं है, और कौन सा ट्री वेस्टर्न घाट का स्थानीय नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ मिलेगा आपको, साउथ में मिलेगा, तो वो ईस्टर्न हिमालय में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे लित्से लायता आपको जो है उसका एंडेमिक नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि की लॉ लिंगडॉ सेक्रेड ग्रेव्स, की लॉ नियाम पवित्र उपवन यानी कि की लॉन्ग काइटांग सेक्रेड ग्रेव एंड की लॉ नियाम सेक्रेड ग्रेव आपको ग्रोव्स कहाँ मिलेंगे आपको, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तो ये आपको मेघालय में मिलेंगे। देखिए सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं आपको पता है, भारत में पहले और अभी भी एनवायरनमेंट को और ह्यूमन लाइफ को और रिलीजन को, तीनों को एक कंपोजिट तरीके से, एक संयुक्त तरीके से देखा जाता है। आज भी हम पीपल के वृक्ष की, नीम के वृक्ष की, तुलसी के वृक्ष की, इनकी पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से जो ट्राइबल कल्चर है, जनजातीय जो कल्चर है, उसमें क्या होता है कि किसी एक जगह को, जो हम बोलते हैं ना गाँव का देवता है, जंगल का देवता है, जैसे हमारे राजस्थान में एक भौमिया जी होते हैं, तो भौमिया जी की मूर्ति, मंदिर आपको हर जगह मिलेगा। ऐसे ही यूपी में भी जो स्थानीय देवता हैं उनकी आपको जगह मिलेंगी। तो ऐसे ही सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, जंगल का वो एक हिस्सा होता है जो पवित्र माना जाता है और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस वहाँ की जो जनजातियां हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मेघालय में ये तीनों आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं करेक्टली मैच, एक तरफ आपको राज्य दे रखे, दूसरी तरफ सेंचुरीज। तो असम में आपको फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, फाकिम, और त्रिपुरा में आपको सिपाही जाला मिलेगी, उसके बाद नागालैंड में आपको पेंगोलखा मिलेगी और मणिपुर में आपको सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। तो आपको बताना है तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, त्रिपुरा वाला, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको नागालैंड में मिलेगी, पेंगोलखा आपको सिक्किम में मिलेगी और सेसा ऑर्किड आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। इसलिए इस आंसर बी हो जाएगा। अगला गलत विकल्प आपको चुनना है। काजीरंगा आपको वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस आपका वाइल्ड बफेलो यानी कि जंगली भैंसे के लिए। साउथ बटन द्वीप या साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपका भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और कंचनजंगा जो है वो अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थलों में इंक्लूड किया है। नॉट करेक्टली आपको बताना था, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सभी ठीक है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य
जो है नहीं है, अचानकमार, डालमा, पारसनाथ और पलामाऊ। तो इसमें से जो है अचानकमार अमरकंटक नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और एमपी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लें, करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है कौन सा इसमें से एंडेंजर्ड प्लांट है, वो आपको पूछ रहा है। मोस्ट एंडेंजर्ड कौन सा है? पॉलीगाला असम में, एमेंटो टैक्सस जो है तमिलनाडु में, सिलोटम नूदुम कर्नाटका में, और एबुटिलॉन गुजरात में, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो इसमें सी वाला ठीक है, वरना अगर हम बात करें तो ये जो पॉलीगाला है ये आपको गुजरात का एंडेंजर्ड है, एमेंटो टैक्सस है जो वो आपका असम का है, और जो एब्यूटिलॉन है वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है नॉट करेक्टली, जो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। ब्रायोफाइट्स जो है लिवरवर्ट्स होते हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट्स जो होते हैं मोसेस होती हैं, उसके बाद मोनोकॉट्स जो होते हैं पाम ट्री यानी कि ताड़ के वृक्ष होते हैं, और डिकॉट जो है पर्णपाती वृक्ष या डेसिडियस ट्री होते हैं। नॉट करेक्टली मैच करना है, तो इसमें से बी वाला हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स कौन होते हैं? फर्न्स होते हैं, फर्न को हम टेरिडोफाइट बोलते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ऑड वन आउट आपको बताना है कि जो हेलिडे आइलैंड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, समुद्री सुरक्षित केंद्र है, वो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। सजना खाली आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। लोथियन आइलैंड भी आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, और गहीर मत्था आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो ऑड क्या है? गहीर मत्था वाला, क्योंकि ये आपको पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगा, ये उड़ीसा में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट गलत विकल्प चुनना है। मध्य प्रदेश में आपको पक्के टाइगर रिजर्व मिलेगा, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कर्नाटक में बांदीपुर, और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। तो ये गलत कौन सा है? ए वाला गलत है, क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अच्छा बताइए, टाइगर रिजर्व को जो हम डिक्लेयर करते हैं, टाइगर रिजर्व की जो डिक्लेरेशन करते हैं वो कौन से एक्ट के अंदर की जाती है, ठीक है, और उसका बॉडी कौन है, कौन सी बॉडी जो है इनको डिक्लेयर करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में, कौन सी इनमें से रामसर साइट नहीं है? तो कबरताल बिहार में, सष्टमकोट केरल में, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में, और कैलादेव राजस्थान में। तो इनमें से आंसर कौन सा है? तो इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सभी हैं और सही तरीके से मैच्ड है। रामसर साइट्स अगर हम देखें तो जो वेटलैंड्स होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान के शहर में, ठीक है। आप मुझे बताइए भारत में टोटल वेटलैंड्स कितनी है? टोटल वेटलैंड्स कितनी है ये आपको बतानी है, और टोटल रामसर साइट्स कितनी है वो आप मुझे बताएंगे। टोटल रामसर साइट्स कितनी है वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए। जो भी आपका स्कोर है उसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको फ्री अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। पिक से आप रिवीजन कर सकते हैं, पापा वीडियो से भी कर सकते हैं, साथ में यूट्यूब पे भी आपकी सीरीज़ चली रही है। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इन दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।